अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको मार्केट की कुछ नेगेटिव न्यूज़ मैं समझता हूँ वो एक दो न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मेंटली आप रेडी रहें कि अभी भी चांसेस हैं मार्केट के क्रैश होने के। और साथ वकार ज़का के हवाले से आप लोगों ने कल मेरे से पूछा कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वकार ज़का कि नॉन बेलेबल अरेस्ट जो है वारंट जारी हो गए हैं। तो इस हवाले से आप हमें अपडेट करें क्यों कहा गया, क्योंकि जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसे मार्केट, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें पैनिक आया कि अगर वकार ज़का के साथ ऐसे हो सकता है तो वही काम तो हम भी कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया ने मेन जो हेडलाइन बनाई है कि वकार ज़का ने कोई कोई 8.25 करोड़ रुपए का स्कैम किया, क्रिप्टो स्कैम किया। तो इस हवाले से वैसे तो वकार का ने खुद पब्लिकली अपना वर्जन दे दिया, लेकिन फिर भी जो मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि मुकद्दस भाई, इस बेयर मार्केट जब अपने बॉटम के पास है तो कौन कौन से कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। विटालिक बटरन ने अपने एक इंटरव्यू में अपने एक कंपटीटर चेन के बारे में बताया, वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अगर चाहें तो उसको उसका ड्यू डिलीजेंस करके उसको अच्छी तरह स्टडी करके वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी एलोकेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सबसे पहले मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा ये चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत है, मुझे दोबारा बीटीसी को डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन पे है जिस सिचुएशन पे कल जब मैं आपके साथ मुखातिब था। कल भी इसी तरह 16,700 800 की रेंज में थी, आज भी उसी जगह पे है, परसों भी इसी तरह थी। ठीक है, तो कल मैं डिटेल इसको डिस्कस कर चुका था। अब आते हैं मार्केट की कुछ नेगेटिव न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले पब्लिक बिटकॉइन माइनर्स। मैंने आर्थर हाइस के आर्टिकल में जब मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी तो उसका मानना यह था कि जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है वो भी ओवर लेवरेज है। तो उन्होंने भी वो जो ओवर लेवरेज सारी इंडस्ट्री खड़ी है उसने भी अभी फ्लैश आउट होना है। तो कल के परसों की वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको अपडेट कर चुका था कि कोर साइंटिफिक, जो कि अमेरिका की टॉप माइनिंग फैसिलिटी है और पब्लिकली ट्रेडेड माइनिंग फैसिलिटी है, यानी पब्लिकली ट्रेडेड, जिन्होंने पब्लिक से फंड लेके उनको शेयर्स बेच के पैसे लेके अपनी फैसिलिटी कायम की थी, अपना बिजनेस सेटअप किया था, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। अब और कौन कौन सी कर सकती है, इसको जानने के लिए जो लेटेस्ट डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इन माइनिंग फैसिलिटीज के ऊपर कर्जा कितना है। क्योंकि इस वक्त बीटीसी की प्राइस तो जो प्रोडक्शन प्राइस है उससे नीचे ट्रेड हो रही है। मतलब ऑन एवरेज मैं कह रहा हूं, कुछ जो है अभी भी प्रॉफिट में है। मतलब उनकी माइनिंग मशीनें इतनी अच्छी हैं कि उनकी जो कास्ट है वो कास्ट उनकी प्रोडक्शन से जो उनका रेवेन्यू है उनकी कास्ट से ऊपर है। लेकिन ज्यादा ऑन एवरेज पूरी इंडस्ट्री का निकाला जाए तो इस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है कास्ट से नीचे ट्रेड हो रही है। तो इस सूरत में जो लोग उधार लेके अपना बिजनेस नहीं कर रहे उनको तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो उधार लेके कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। तो ये एक लिस्ट है पूरी कि किस किस ने कितना कितना उधार लिया, मैं चाहता हूं वो आपको आपके साथ में शेयर करूं। कोर साइंटिफिक ऑलरेडी जो बैंक्रप्सी मेरा ख्याल फाइल कर चुकी है या करने वाली है, उनके ऊपर कर्ज था 1.3 बिलियन का। अब ये कर्ज क्या है, इन्होंने मतलब कहां से कर्ज लिया होगा, जो माइनिंग मशीन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनसे मशीनें उधार पे ली होंगी, या इसी तरह जहां से पावर जनरेशन हो रही होगी उन पावर जनरेशन, कोई पावर प्लांट है अगर इन्होंने खुद अपने सेटअप किए हैं तो पावर जनरेशन के लिए वो जो सारा स्ट्रक्चर है वो भी उधार पे लिया होगा, जिनको ये माइनिंग कर करके वहां से अर्निंग करके शेयर कर रहे थे। तो ये सारे जो लेवरेज पे बिजनेस था, ये चूंकि मार्केट अब कास्ट से नीचे ट्रेड हो रही है तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। कोर साइंटिफिक के ऊपर 1.3 बिलियन का कर्ज था, मैराथन के ऊपर ऑलमोस्ट 1 बिलियन का कर्ज है, यानी 851 मिलियन का। बाकी ग्रीन रेंज जो है, ग्रीनिच के ऊपर 218 मिलियन का, तवा वुल्फ के ऊपर 188 मिलियन का। बाकी ये सारी आपके सामने ये लिस्ट नजर आ रही है। और अगर ये भी मार्केट बीटीसी प्राइस इसी रेंज में ट्रेड होती रहती है आइंदा चंद माह के लिए, तो इनके लिए मुश्किलात होंगी। ये बैंक्रप्सी फाइल करेंगी, अगर बैंक्रप्सी फाइल करेंगी तो बीटीसी का हैश रेट जो है वो मुतासिर होगा और उससे शायद बीटीसी की प्राइस में मजीद एक पैनिक आए, मजीद सेल जो है वो साइकिल शुरू हो सकता है। मतलब इट ऑल डिपेंड कि क्या आगे डेवलपमेंट होती है, लेट्स सी। लेकिन ये चीजें आपने जेहन में रखनी है कि जो बीटीसी इंडस्ट्री है अभी भी वो ओवर लेवरेज है। अच्छा, उसके बाद जी आगे जो हमारे रवायती फाइनेंशियल सेक्टर है, कुछ लोग कहते हैं जी कि 2023 में जो दुनिया है उसने सही रिसेशन की तरफ जाना है। सही कसाद बाजारी तो आपको 2023 के साल में नजर आएगी। उसके कुछ इक्का दुक्का न्यूज और अपडेट्स वगैरह आती रहती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज की अपडेट जो मैंने लर्न किया है,
कनाडा ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर बैन लगा दिया कि वो कनाडा में अब जो घर है वो नहीं खरीद सकते। कौन से घर? जो कि नॉन रिक्रिएशनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, मिसाल के तौर पे हम ये जो पंजाबी या सिंधी लोग हैं, गर्मियों में या सर्दियों में हम जो है नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो हम में से कुछ लोग कहते हैं यार हम हर साल आते तो हैं, साल में कई बार आते हैं, और छुट्टियां भी हम पूरा पूरा महीना या 10-10 15-15 दिन स्टे करते हैं, तो हम क्यों होटलों में रहे? तो जब हमने हर बार आना है तो क्यों ना हम अपना यहाँ पे अपना घर लेके तो रख लें, जब भी हम आए तो हम वहां पे रहे। तो मेरा ख्याल है जो नॉन रिक्रिएशनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर कनाडा ने पाबंदी लगाई है। अब क्यों लगाई है? इनके जो मिनिस्टर हैं हाउसिंग के, अहमद हुसैन साहब, उनकी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहता है जी घर को जो है कमोडिटी नहीं होना चाहिए, घर तो ऐसे होने चाहिए जहां पे हम रहें, हमारा खानदान नस्ल दर नस्ल हम वहां पे रहें, हम वहां पे अच्छी अच्छी अपनी यादें बनाएं, अपनी मेमोरीज बनाएं, और हम मिल के एक बिल्ड करें। तो ये तो है एक पब्लिक स्टेटमेंट, लेकिन अंदर की खबर क्या है? अंदर का इससे क्या मैसेज आ रहा है कि ये जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो प्रेशर में है। और हाउसिंग इंडस्ट्री भी, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको माइनिंग इंडस्ट्री बताया, दुनिया की जितनी हाउसिंग इंडस्ट्री है सारी ओवर लेवरेज है। ये चंद दिन पहले मैंने आपके साथ दुबई का जिक्र किया, जब मैं दुबई गया था फैमिली टूर पे, तो मैं भी उधर थोड़ा लर्न किया कि वहां पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, तो वहां पे दुबई में लोग जाके क्या करते हैं, फॉरनर वहां पे जाते हैं, टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, वहां जो रियल स्टेट जाइंट्स हैं बड़े बड़े, दमाक या दीगर जो है, वो उनको कहते हैं जी कि ये फलां टावर हम बना रहे हैं, वहां पे आप अगर कोई फ्लैट लेना चाहें, कोई घर लेना चाहें, तो आप इतने % एडवांस दे दें, बाकी आप मंथली पे करें। अब जिस बंदे ने एडवांस पेमेंट करनी है वो तो उसके पास होगी तो वो उसको पे कर देगा, बाकी जो है वो आपको बैंक से लोन लेके उनको पे करेगा। यानी वो सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, दुनिया, बल्कि आपको याद होगा इमरान खान साहब भी जब इक्तदार में थे तो उनका मेन फोकस था वो रियल स्टेट इंडस्ट्री था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया था। उनका मानना यह था कि अगर ये सेक्टर के ऊपर हम सरमायाकारी करें, इसको हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस दें, तो ये जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है, इससे इकोनॉमी भी हमारी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सारा जो बिजनेस है ये लेवरेज बेस है। तो इस वजह से ये प्रेशर में आ रहा है, और शायद यही वो चंद वजूहत है जिस वजह से कुछ एक्सपर्ट्स जो माहिरीन है, माहिरीन मैशत हैं, वो कहते हैं जी कि जो 2023 है उसमें सही ग्लोबल रिसेशन आएगा। अच्छा जी, बाइनांस की फट की तरफ आते हैं। सीजी ने एक थ्रेड लिखा है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। सीजी ने बताने की कोशिश किया कि क्यों लोग बाइनांस के खिलाफ फट करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी कुछ वजूहत उन्होंने बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि वैसे ही सेंट्रलाइजेशन को डिसलाइक करते हैं, मतलब उनकी फिलॉसफी है, उनका थॉट है कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी चूंकि है ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन जो है वो सही नहीं है, मतलब वो एंटी 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 जो उसकी स्टेट है, जो उसकी रूह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो उसके एंटी है। इस वजह से उसको वो सेंट्रलाइज नेटवर्क को वो चूंकि सपोर्ट नहीं करते, तो इस वजह से वो बाइनांस के खिलाफ भी जो है वो जहर उगलते हैं। अच्छा, इस हवाले से सीजी ने अपनी एक ओपिनियन का इजहार किया। उसने कहा जी कि ठीक है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपको बुरी लगती हैं, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का एक अपना रोल है। जितना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो अडॉप्शन में फैसिलिटेट किया कि जब भी किसी बंदे को पता चलता है कि यार क्रिप्टो टेक्नोलॉजी भी है, क्रिप्टो करेंसीज भी है, और जब भी वो कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है तो सबसे पहले वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाता है, जहां से वो अपने बैंक के जरिए डिपॉजिट और विड्रॉवल वगैरह ले सकता है। तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को एकदम सिरे से निकाल नहीं सकते, इनका रोल भी है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे फंडसर हैं, ऐसे फंड क्रिएट करने वाले हैं जिनको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से जेन्युइन शिकायत भी होती है, मिसाल के तौर पे, और खसूसन जो बाइनांस का अपना एक्सचेंज है उसके मतलब बहुत से ट्रेडर्स को कंप्लेन है कि उनकी ट्रेड लगी होती है, हाई वोलेटिलिटी के दौरान जनाब उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होती, या वो समटाइम उस अंदाज में एग्जीक्यूट हो जाती है जो वो लाइक नहीं करते, तो उस तरह उनको ट्रेड लॉसेस की वजह से वो जो है वो उस बाइनांस के खिलाफ जो जहर उगलते हैं। एक तो ये वजूहत है। दूसरा सीजी का कहना था कि कुछ लोग जनरलाइज करते हैं, मिसाल के तौर पे एक एक्सचेंज पे उनके फंड्स अगर
हैक हो जाते हैं या वो एक्सचेंज बंद हो जाती है या एक्सचेंज उनका अकाउंट सस्पेंड करके फंड फ्रीज कर देती है, वो एक एक्सचेंज का गुस्सा बाकी सारी एक्सचेंजेस पे भी निकालते हैं। तो ये बाइनास के जो सीजी हैं उन्होंने अपने हवाले से फर्स्ट सेट के फिर उन्होंने कहा जी कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो प्रेशर डाल के अपने अपने मफादात की खातर वो लगे होते हैं। फिर सीजी ने कहा जी कुछ मार्केट के कंपिटिटर्स होते हैं जो लॉबी करते हैं। इसको ढके छुपे अल्फाज में एफटीएक्स को भी सीजी ने अच्छा खासा इसमें डिस्कस किया कि कैसे वो कर रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीजी फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि बाइनांस के फंड के हवाले से ये सिलसिला चलता भी रहेगा और बाइनांस जो है आगे ग्रो भी कर रहा है। ग्रो कैसे कर रहा है ये मैं आपके साथ एक और रिपोर्ट शेयर करता हूँ। ये बाइनांस की जो अपनी ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने शेयर किया कि बाइनांस चेन यूनिक एड्रेसेस में और डेली एक्टिव यूजर्स में, इन्होंने तो क्लेम किया है कि वो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा चेन हो गया। ऐसा नहीं है। कोइन टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया कि भाईजान जो बीटीसी है उसके यूनिक एड्रेसेस मोर देन 1 बिलियन है। यानी अगर इथीरियम और बाइनांस स्मार्ट चेन को भी मिला लिया जाए, इन दोनों के भी यूनिक एड्रेसेस को मिला लिया जाए तो फिर भी बीटीसी जो है वो नंबर 1 है। बहरहाल ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है बाइनांस स्मार्ट चेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, बीएनबी के इन्वेस्टर्स, उनके लिए और उनके टोकन्स के लिए। उसकी वजह यह है क्योंकि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जितने टोकन्स लॉन्च हो गए और उन टोकन्स के साथ जितने उनके यूजर जो है वो इंगेजमेंट करेंगे, तो वो क्या टोकन यूज करेंगे गैस फीस के लिए? बीएनबी। तो ये जितने ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस हवाले से एक और न्यूज है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं। गैरी गैंसलर, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनके हवाले से एक रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। कल भी मैंने आपको, कल परसों पिछले 2 दिन मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनके के ऊपर जो है गैरी गैंसलर का फोकस है। उसका कहना यह है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो ही काफी नहीं है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या काफी है? क्रैकडाउन। वो होएगा नहीं होएगा? अगर होएगा तो ये जितने मैंने बीएनबी के आपको डेली एक्टिव यूजर और बाइनांस की सीजी की क्लैरिफिकेशन, ये सारी चीजें एक साइड पे और दूसरी साइड पे रेगुलेटर्स का प्रेशर एक साइड पे, इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है जब आपने इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करनी है। तो अच्छा जी, कांग्रेस ने, हाउस ऑफ अमेरिका की जो कांग्रेस है, उन्होंने एक बिल पास किया है, शायद स्पेंडिंग बिल पास किया है 100 मिलियन बीटीसी। इन्होंने कहा ओ भाई बीटीसी की तो टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन होनी है, जो कि 2140 में होनी है। तो ये 100 मिलियन बीटीसी का स्पेंडिंग बिल उन्होंने कैसे यूक्रेन की एड के लिए कर दिया है। तो मेरा ख्याल है ये रेगुलेटर की इस हवाले से कम फहमी ही मैं कहूंगा। लेकिन खैर इसमें टेक अवे क्या है, इस न्यूज में टेक अवे क्या है? अभी ये जो ट्रेजरी बिल, स्पेंडिंग बिल इन्होंने यूक्रेन के लिए पास किया है, जिसको अभी सदर बाइडन ने साइन नहीं किया, अगर वो साइन करेगा तो लॉ हो जाएगा। इससे टेक अवे क्या है? टेक ये क्या है कि बावजूद इसके कि हमारे रेगुलेटर जो हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट, इस इंडस्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदाजा है कि इस मार्केट के रियल वर्ल्ड में यूज केसेस हैं। अब यूक्रेन को वो क्यों बिटकॉइन स्पेंडिंग बिल कर रहे हैं? ये 100 मिलियन, मेरा ख्याल है 100 मिलियन वर्थ का बीटीसी शायद इन्होंने कहा होगा, ये यहां तो मिसकोट हुआ। लेकिन इसमें टेक अवे क्या है कि हमारे रेगुलेटर्स को, लॉ मेकर्स को इस बात का एहसास है कि वॉर लाइक एरियाज जैसे कि यूक्रेन और रशिया में, वहां पे हमारा रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे काम नहीं करता, वो कारगर साबित नहीं होता। तो उस जगह पे भी हम ये यूज कर सकते हैं। यहां पे नहीं है ये, मैं एक और आपके साथ ये आर्टिकल मैं रीड कर रहा था, मैंने सोचा ये रेलिवेंट है, ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। दुनिया में जो मेडिकल टूरिज्म है उसमें भी आपको ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो फैसिलिटेट करती है। अब ये मेडिकल टूरिज्म क्या होती है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इलाज मुआवजे की इतनी सहूलियात मुयसर नहीं है। लोग जो है इलाज मुआवजे के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, या कुछ ऐसे ममालिक जैसे अमेरिका या इस तरह के अमीर ममालिक जहां पे इलाज मुआवजे की सहूलियात तो हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो लोग वहां से दूसरे ममालिक में चले जाते हैं जहां पे उनको सस्ता इलाज मुआवजा भी मिल जाता है और वो केयर भी शायद उनको, जाहिर बात है सस्ता है तो वो ज्यादा एक्सपेंस, केयर के ऊपर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेडिकल टूरिज्म में भी आपको क्रिप्टो करेंसी जो है वो फैसिलिटेट कर सकती है। अगर आपको लाखों डॉलर चाहिए तो आप कैश कैसे एयरपोर्ट से लेके जाएंगे? लेकिन अगर आपके पास बीटीसी है, इस तरह का, चलें स्टेबल कोई नहीं है,
तो आप अपने वॉलेट में लेके चले जाए, वहां पे जाके आप P2P पे आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये रियल आने वाले वक्तों में ये रियल, ये सिर्फ मेडिकल टूरिज्म नहीं है, हमारी जो दीगर इंडस्ट्रीज हैं जो खसूसन क्रॉस बॉर्डर उनका पेमेंट का कुछ सिस्टम और नेटवर्क होगा, तो उसमें ये क्रिप्टो मार्केट जो है फैसिलिटेट करती है और करेगी। और आइंदा रियल वर्ल्ड यूज केसेस में, जैसे ये दोनों मिसालों से आपको नजर आ रहा है, रियल वर्ल्ड इसके यूज केसेस हैं। और आइंदा मजीद जब ये ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ जाएगी, BTC और इथेरियम और इस तरह की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज होंगी, उनको हर मर्चेंट जो है, हर हॉस्पिटल जो है, हर इंडस्ट्री जो है बाकायदा एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, तो फिर आपको BTC की प्राइस भी आपको मिलियंस डॉलर तक जाती हुई शायद नजर आए। चलें अब कराची जो डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं। कराची कोर्ट इश्यूज, कराची की जो अदालत है, मजिस्ट्रेट की अदालत से एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं वकार ज़का के हवाले से। जो डॉन ने रिपोर्ट किया है, डॉन कहता है जी ये क्रिप्टो करेंसी स्कैम केस था, उस वजह से थोड़ा सा मैं और इसके साथ जिस वजह से पैनिक आया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जो मुलजम है उसके ऊपर वायलेशन, बैंकिंग रूल्स और रेगुलेशंस की वायलेशन के इल्जामात हैं जो डॉन रिपोर्ट कर रहा है। जो कंट्री के कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी के, फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्टली कमिटेड द ऑफेंसेस, फ्रॉड किया है, बदयांती भी के तमाम इल्जामात हैं, वर्चुअल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और फैसिलिटी, ये वो वर्ड था जिस वजह से क्रिप्टो पाकिस्तान की कम्युनिटी में पैनिक था कि भाई ट्रेडिंग वगैरह तो बहुत से लोग कर रहे हैं, तो अगर वकार ज़का के खिलाफ ये इस तरह नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हो सकते हैं तो दूसरों का क्या होगा। तो इस पैनिक की वजह से आप लोग सारे परेशान थे। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। द एक्यूज वाज समन, FIA कहती है जी कि मुलजम को हमने बुलाया था। पहले तो उसने एजेंसी के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के, स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ गलत प्रोपागंडा किया। फिर बाद में एजेंसी ने क्या देखा कि ये इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है सोशल मीडिया के जरिए, और ऐसा मटेरियल वो डाल रहा है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, यानी इंस्टीट्यूशन को मलाइन करने के खिलाफ है। अगर इंस्टीट्यूशन पे वो तनकीद करते हैं तो वो उनको लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। अच्छा, थ्रेट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी वकार ज़का साहब ने थ्रेट किया और पब्लिक को स्टेट के खिलाफ वो उकसाते हैं वकार ज़का साहब। ये इल्जामात है जो कि मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। उसके बाद वकार ज़का साहब की क्या इंफॉर्मेशन है जी। वकार ज़का साहब कहते हैं जी ऑलरेडी मैं डेफामेशन का केस कर रहा हूं, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है खसूसन डॉन के खिलाफ, इस बार मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे इनकरेक्ट न्यूज जो है वो डालते हैं। अच्छा, इस हवाले से इनकरेक्ट न्यूज क्या है, वकार ज़का साहब का कहना यह है, पहले नंबर पे तो वो अमेरिका में है, और उनका कहना यह है कि मैं जो फेसबुक के जरिए जितना मेरा अर्निंग आती है, वो अर्निंग मैं बाकायदा बैंकिंग चैनल से यहां लेके आता हूं, और जिस अकाउंट का जिक्र कर रही है FIA, वो अकाउंट की जो फॉरेन रेमिटेंस आया, वो फॉरेन रेमिटेंस एक्चुअली मेरी फेसबुक के जरिए जो मैं अर्निंग कर रहा हूं, वो मैं बैंकिंग चैनल के जरिए जो है वो निकाल रहा हूं। और बाकी जिस कोर्ट की वकार ज़का साहब का मसला ये था, वो कह रहे जी कि बजाय इसके कि डॉन मीडिया बाकायदा जो ऑनरेबल कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था अप्रैल 2022 का, वो डॉन न्यूज रिपोर्ट करता, उन्होंने जनाब अभी मजिस्ट्रेट का जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो इशू किया, और उसमें सिर्फ जो FIA का वर्जन है वो उन्होंने प्रिंट कर दिया और मेरे से इन्होंने वर्जन ही लिया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा जी मैंने ऐसा कोई फ्रॉड नहीं किया, ये जितना रेमिटेंस में भेज रहा हूं मुल्क में, जितना मैं पैसा जो बैंकिंग चैनल का जो फ्रॉड कह रहे हैं कि मेरे पैसे जो आ रहे हैं फेसबुक के पैसे आ रहे हैं फिर आगे उसको मैं यूज कर रहा हूं, तो ये फ्रॉड तो नहीं है, ये तो मैं मुल्क में पैसा लेके आ रहा हूं, डॉलर्स तो इनको चाहिए। अब मैं सिर्फ छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं नहीं कोई ऐसी बात करना चाहता कि FIA के जो हजरात हैं उनको लगे कि मैं स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हूं। एक चीज मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं, ये मॉर्निंग कंसल्ट, वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की ओपिनियन और उनकी कैलकुलेशन का एक डाटा है जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक में क्रिप्टो अडॉप्शन का ये एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कोई तुक्का नहीं है, कोई गैस नहीं है कि भाई पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी जो है वो 24 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, 22 से 24 करोड़, तो उसमें से जो है इतने करोड़, ये कोई गैस नहीं है, ये कोई तुक्के नहीं है, ये जेन्युइन ऑन चेन एक्टिविटी को मॉनिटर करके ये डाटा बताया गया है। और आप हैरान होंगे,
पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो कि जिसकी पॉपुलेशन क्रिप्टो को यूज करती है। और पाकिस्तान की कितने लोग हैं? 5 करोड़ 45 लाख ऑन चेन डाटे को एनालाइज करके 5 करोड़ यानी 5.5 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। मैं क्यों बार बार आप सबको कहता हूं कि इसको रेगुलेट करें, यहां से आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तानियों का भी इससे फायदा है और रियासत पाकिस्तान का भी इससे फायदा है। इस इंडस्ट्री को दबाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस इंडस्ट्री को अगर आप रेगुलेट करेंगे तो ये जितने वकार ज़कात के आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं कि उसने ये किया वो किया, आपको तुक्के लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप रेगुलेट इस इंडस्ट्री को करेंगे, अगर वकार ज़कात या मुकद्दस या कोई इंडिविजुअल कोई इस मुल्क के कवानीन को तोड़ता है तो आपको उसको जानने में, उसको समझने में, उसको एक्सेस करने में बहुत आसानी होगी और साथ साथ रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे मेरी हर एक एक्टिविटी में। तो इसको रेगुलेट करें, इसको पैनिक ना क्रिएट करें। मुल्क में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप उन सब का गला घोंट रहे हैं। आप उनको अब ये जितने 5 करोड़ 5.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को डके छुपे अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो सारी ब्लैक मार्केट एक पनप रही है। उस ब्लैक मार्केट में पाकिस्तानियों को नुकसान है। ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट भी उनको मुख्तलिफ मिलता है। अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए होगा, आपको एक तो सारा डाटा आपकी एक्सेस में होगा, और ये वो आप कैशलेस इकोनॉमी करना चाहते हैं ना डेवलप इस मुल्क में, तो ये वो आपके पास रास्ता है जिससे आप पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि कैश बेस है उसको आप कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री आपको फैसिलिटेट कर सकती है। तो ये तमाम रेगुलेटर्स, तमाम इदारों से मेरी गुजारिश है, ये एक रियलिटी है, इसको समझें। अनटिल अनलेस कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जितने हमारे इदारों में बैठे जो अफराद हैं जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास पावर है, वो शायद मार्केट को इस वजह से रेगुलेट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अपने स्टेक्स हैं, वो खुद एक्सपोज होंगे। ये जिन लोगों की ये ओपिनियन है, उन लोगों की ओपिनियन में जान आती है कि उनकी बात में वजन महसूस होता है। अगर आप इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर आप वाकई इस मुल्क के लिए सिंसियर हैं, तो फिर आपको इस मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि रेगुलेट करने से ही आपको जितने ये एफए, टीएफए के फैटफ के जो इश्यूज आपको नजर आते हैं, वो भी उसका सोल्यूशन भी आपको इसी मार्केट से नजर आएगा। चलें जी, लास्ट में विटालिक बटलर ने कौन सी ऐसी चेन के बारे में, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवाज मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन अच्छा, यहाँ पे कॉस्मोस इकोसिस्टम के बारे में विटालिक बटलर ने तारीफ की है। कॉस्मोस इकोसिस्टम को वो समझते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनकी नज़र में जो उनका विजन है कि उनके इकोसिस्टम के ऊपर जितनी चेन्स हैं और सारी चेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। विटालिक बटलर का मानना यह है कि यही क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है और इस फ्यूचर में कॉस्मोस जो है वो अभी तक सबसे आगे नजर आ रही है। पोल्का डॉट के हवाले से कुछ लोगों ने कहा जी पोल्का डॉट की अभी ऑक्शनिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हुई, टोटल उन्होंने 100 पैराचेन ऑक्शन करनी थी, अभी मजीद उनकी ऑक्शनिंग होगी तो फिर वो पोल्का डॉट जो है अपना इकोसिस्टम उसका डेवलप होगा। आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल कॉस्मोस जो है लीड कर रहा है इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स में, कॉस्मोस सबसे आगे है। तो अगर आप चाहें तो कॉस्मोस का अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके, इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस में है। और विटालिक बटलर का भी मानना यही है, जो मैंने ये इसका 1 मिनट का ये सारा क्लिप सुना इंटरव्यू जो कि बैंकलेस मीडिया को इसने दिया, इसने कहा जी कि मैं हैरान हूं कि कॉस्मोस की प्राइस क्यों इतनी ज्यादा पंपने की। जो दीगर इथेरियम कंपटीटर थे उन्होंने पिछले साल जो है बहुत बूम आया, लेकिन कॉस्मोस को इतना ज्यादा कैपिटल नहीं मार्केट से मिला। तो ये हैरान थे। अगर आप चाहें तो इसके ड्यू डिलिजेंस करके इसमें आप कुछ एलोकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। आई डोंट नो आइंदा क्या डेवलपमेंट हो सकती है, कॉस्मोस में कोई मसला हो सकता है, तो इस सारी चीज़ें आपने जेहन में रख के तो फिर आपने अपने पैसे का इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।